हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टाडीज पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2 चैप्टर चल रहा था ऑप्टिक्स। तो दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किए थे इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर्स, जो कि आपका कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर होता है। उससे जो भी इमेज बनता है उसका हम लोगों ने रे डायग्राम ड्रॉ करना सीख लिया था। ठीक है, बहुत सारे डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे एंड इससे जो है सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए प्रीवियस लेक्चर को मिस मत कीजिएगा, उसको डेफिनेटली देख लीजिएगा। एंड आज का जो कंसेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको जानना होगा रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट आपको अगर क्लियर नहीं है तो फिर इस कंसेप्ट को भी आप ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे। दैट इज़ वाई मैंने जो ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन का वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको डेफिनेटली देख लीजिएगा। तो प्रीवियस क्लासेस देखने के लिए आपको जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जाइए डिस्क्रिप्शन पे एंड आपको मिल जाएगा अप्लाइड फिजिक्स 2 का प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करते ही आप डायरेक्ट चले जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, रिफ्रैक्शन का भी देख सकते हैं एंड प्रीवियस लेक्चर भी आप वहाँ से देख सकते हैं एंड आगे जितने भी क्लासेस आने वाले हैं वो भी आप उसी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, इस कंसेप्ट को समझने के लिए रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट चाहिए। तो रिफ्रैक्शन को थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग याद कर लेते हैं, थोड़ा सा ही याद करेंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने देखा था जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रैवल करता है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रैवल करता है, तो लाइट का जो पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ, वो चेंज हो जाता है, वो बेंड हो जाता है। ओके, एंड दो कंडीशन हम लोगों ने देखा था, जब लाइट डेंसर मीडियम से, घना माध्यम से पतला माध्यम पे जाएगा, ओके, तो लाइट रे जो है वो बाहर की तरफ बेंड हो जाएगा, मतलब नॉर्मल से बाहर की तरफ बेंड हो जाएगा। एंड दूसरा केस हम लोगों ने देखा था कि जो लाइट रे है वो अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे एंट्री करता है, ठीक है, तो वो बेंड होके नॉर्मल की तरफ चला आता है। तो दोनों ही केसेस को मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ एंड हमारे लिए एक ही केस जो है इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ओके, चलो तो देखो ये है मीडियम, दो मीडियम का सेपरेशन लाइन। ठीक है, इधर एक मीडियम है, इधर मैं मान लेता हूँ इधर है डेंस मीडियम, घना माध्यम एंड इधर है रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, ठीक है, पतला माध्यम। तो लाइट रे हमारा डेंसर मीडियम से आ रहा था, इंसिडेंट हो रहा था, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट होने से वो किधर जाने वाला था, वो स्ट्रेट लाइन बराबर जाने वाला था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाइट रे जो है वो स्ट्रेट लाइन बराबर जाता है, लेकिन क्योंकि वो मीडियम चेंज कर रहा है, दोनों मीडियम का डेंसिटी अलग अलग है, तो उसका स्पीड भी चेंज होगा डेफिनेटली। तो वो अब किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ओके, एंड हम लोगों ने रिफ्रैक्शन की क्लास में इसको एक्सप्लेन भी किया था कि क्यों ये बाहर की तरफ जाएगा एंड क्यों अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये अब इधर की तरफ जाएगा। इन दैट केस ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाला एंगल बहुत ज़्यादा है, ये छोटा है, आप लोग देख सकते हैं फिगर पे। ये पहला केस था हमारा। दूसरा केस में हम लोग ड्रॉ किया था, देखा था कि जो लाइट रे है वो अभी क्या कर रहा है, वो अभी आपका रेयरर मीडियम से डेंस मीडियम पे जा रहा है। इधर हम लोग इसको डेंस ही लेते हैं, ठीक है, एंड इधर रेयरर ही लेते हैं। तो लाइट रे जो है वो यहाँ से जा रहा था डेंस मीडियम, रेयरर मीडियम से डेंस मीडियम पे जाएगा, तो वो किस तरफ बेंड होगा, वो बेंड होके इस तरफ जाएगा। वो तो पहले इधर जाने वाला था, लेकिन बेंड होके वो इस तरफ जाएगा यार। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो इन दैट केस जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दो केसेस हम लोगों ने जो है देख लिया था। ठीक है, ओके, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कौन सा केस इंपॉर्टेंट है, दिस केस। ठीक है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ही ऐसा है कि लाइट रे जो है वो डेंस मीडियम से रेयरर मीडियम पे जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा कंडीशन है, ऐसा शर्त है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब लाइट रे डेंस मीडियम से रेयरर मीडियम पे जाएगा। तो ये हमारे कोई काम का नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे तो होगा नहीं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, अगर लाइट डेंस मीडियम से रेयरर मीडियम पे जाएगा तो। ठीक है, एंड दूसरा कंडीशन भी है, उसको मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ।
तो देखो फिलहाल इस कंसेप्ट को हम लोग और भी डिटेल से समझते हैं अभी, ठीक है। देखो अब हम लोग जानते हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये छोटा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे उसको इंक्रीज करेंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ठीक है। जैसे बिल्कुल इस तरह से मान लेते हैं ये जो ब्लू मार्कर है, दिस इज़ आवर इंसिडेंट रे, ठीक है, ये है इंसिडेंट रे, इस तरफ से लाइट आ रहा है। एंड ये जो ब्लैक पेन है या फिर इसको रेड लेते हैं, जो रेड पेन है ये है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये बाहर की तरफ इस मीडियम पे गया है। अभी अगर हम लोग इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, इस एंगल को बढ़ाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे नीचे झुका रहे हैं इसको, तो ये भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ झुकेगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि इसके किसी एक एंगल की वजह से ये आपका ऐसे 90 डिग्री पे हो जाएगा, मतलब जस्ट लाइक ये आपका ऐसा हो जाएगा कि चलो ब्लू से ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोगों ने इतना बढ़ा दिए हैं, ऐसा कर दिए हैं, IC कर दिए हैं इसको, IC किसी एक कोई एक वैल्यू है जिसकी वजह से जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अब ऐसा जा रहा है, इसके थ्रू जा रहा है, ठीक है, मतलब ये आपका 90 डिग्री हो गया है। तो डेंस मीडियम में इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल हम लोग किसको कहते हैं, क्रिटिकल एंगल हम लोग डेंस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस का उस वैल्यू को कहते हैं जिसकी वजह से रिफ्रैक्टेड रे इन दोनों के जो बॉर्डर ऑफ सेपरेशन है, ठीक है, उसके अलोंग जाएगा, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं आपका क्रिटिकल एंगल। या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, लाइट जब डेंस मीडियम से रेयरर मीडियम पे जाता है, घना माध्यम से पतला माध्यम पे जाता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के किसी एक वैल्यू की वजह से अगर रिफ्रैक्टेड रे का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है, तो उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। बात समझ में आया, क्रिटिकल एंगल। अगर हम लोग लाइट रे को क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस कराएंगे तो फिर रिफ्रैक्टेड रे किसके थ्रू जाएगा, वो बॉर्डर ऑफ सेपरेशन के थ्रू जाएगा, ठीक है, इस प्लेन के थ्रू जाएगा, वो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, किसका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, ठीक है। मतलब कंडीशन क्या आ गया है, आप लोग समझ चुके होंगे शायद, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल का इक्वल है तो फिर क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, आपका जो रिफ्रैक्शन एंगल का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन मैं आपको थोड़ी देर बाद में लिखाऊंगा, ठीक है, डेफिनेशन जो है वो हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद भी हमारा मन जो है नहीं भरा, क्योंकि हम लोगों का मन है भाई, नहीं भरेगा तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसको भराएंगे कैसे भी करके उसको मन को भराना होगा ना, ठीक है, मन को शांत करना होगा। मन अगर छटपट करेगा तो फिर कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोगों को क्या करना है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस को है ये क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा एंगल हम लोग करेंगे। क्रिटिकल एंगल का वैल्यू तो हो गया ना, ठीक है, उससे भी ज़्यादा एंगल पे अब हम लोग इंसिडेंस कराएंगे, क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा, तो ये होगा IC1, ठीक है। तो डेफिनेटली IC1 इज़ ग्रेटर देन IC, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल से हम लोग इंसिडेंस करा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। पहले तो 90 डिग्री था, ओके, 90 डिग्री से अगर ज़्यादा होगा तो वो किधर जाएगा, वो डेफिनेटली इधर जाएगा। तो अब क्या हुआ कि लाइट डेंस मीडियम से आ रहा था, यहाँ से वो किधर चला गया, डेंस मीडियम पे चला गया, हुआ ना रिफ्लेक्शन, ठीक है, हुआ ना रिफ्लेक्शन। यहाँ पे पहले तो रिफ्रैक्शन हो रहा था, क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पे ये रिफ्रैक्शन हो रहा था, इस मीडियम पे जा रहा था, लेकिन अगर हम लोग क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंस कराएंगे तो लाइट किधर जा रहा है, लाइट पहले मीडियम पे वापस जा रहा है, टोटली जो है वापस जा रहा है, पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसलिए इस घटना का नाम दिया गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आया, क्योंकि लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो टोटल हो रहा है, पूरा जो जितना भी लाइट आ रहा था, इंसिडेंस हो रहा था, सबका सब जो है वो उसी मीडियम पे वापस जा रहा है रिफ्लेक्ट होने के बाद। दैट इज़ वाई दिस फेनोमेनन, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, total internal reflection. That is why this phenomenon is called as total internal reflection, because the total light is reflected in the same medium, ठीक है।
ओके, टोटल लाइट जो है वो सेम मीडियम पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलो इससे आगे और कुछ नहीं बताऊंगा मैं, बस जितना समझना था आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको ये जो पार्ट है इस पार्ट को फिर से देखिए, बातों को समझने की कोशिश कीजिए, मैंने क्या बताए हैं आपको, ठीक है। ओके, एक दो बार देखने से शायद आप समझ जाएंगे। ओके, ठीक है। चलो अभी मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ एक एक करके डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं क्रिटिकल एंगल का ही डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। क्रिटिकल एंगल क्या है, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को पहले समझ लेते हैं। क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस in the denser medium। दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है। एंड चलो मैं थोड़ा सा स्लो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, हैंड राइटिंग को थोड़ा सा अच्छा करता हूँ, ठीक है। अगर मैं स्पीड से लिखूंगा तो हैंड राइटिंग अल्टीमेटली बुरा हो जाएगा। ओके, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर which the angle of refraction in the rarer medium, ठीक है। रिफ्रैक्शन एंगल कहाँ पे होगा, रेयरर मीडियम, बिकम्स क्या होगा, बिकम्स 90 डिग्री is called critical angle, is called critical angle। critical angle के उसके बाद आप लिखिएगा of the denser medium, of the denser medium, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। एंड उसके साथ आप लिख सकते हैं for the pair of two medium of this mediums and is denoted by IC, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर which the angle of refraction in the rarer medium becomes 90 degree is called critical angle of the denser medium for the pair of these mediums, okay, and is denoted by IC। यहाँ पे मैंने क्यों लिखा for the pair of this medium, क्योंकि अगर हम लोग mediums को अलग अलग लेंगे तो फिर उसका जो IC है, critical angle है, वो चेंज हो जाएगा। सपोज इधर हम लोग ग्लास ले रहे हैं, ग्लास, एंड इधर ले रहे हैं एयर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो IC का वैल्यू होगा वो अलग होगा। एंड यहाँ पे अगर हम लोग इधर लेंगे ग्लास, ठीक है, एंड इधर लेंगे वाटर, देखो डेंसर मीडियम जो है वो सेम है, लेकिन वाटर जो है वो बदल गया है। रेयरर मीडियम को हम लोगों ने बदल दिए हैं, एयर था पहले रेयरर मीडियम, अभी क्या हो गया है, वाटर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे IC का वैल्यू अलग होगा। तो ग्लास डेंसर मीडियम तो बहुत ज़रूरी है, एंड उसके साथ साथ क्या ज़रूरी है, उसके साथ साथ हमारा ये भी ज़रूरी है कि ये दो पेयर क्या क्या है। पेयर अगर रेयरर मीडियम चेंज हो जाता है तो IC का वैल्यू भी चेंज होगा, डेफिनेटली आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया IC, क्रिटिकल एंगल। चलो अब क्रिटिकल एंगल के बाद हमारे पास क्या आ गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन। अभी हम लोग देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड आप लोगों ने गर्मी के मौसम पे देखा होगा कि जो रोड होता है, पिच का जो रोड होता है, बिटुमिनस रोड, ठीक है, जो हाईवे, नेशनल हाईवे, उसमें जो बिटुमिनस रोड होता है, पिच का रोड, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग गर्मी के मौसम में जाएंगे रोड में तो आपको बहुत दूर देखेंगे तो आपको लगेगा कि रोड के ऊपर किसी ने तेल वहाँ पे डाल दिया है या फिर वहाँ पे पानी है शायद, ठीक है। दिस इज़ फॉर, क्यों होता है ऐसा, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। जो ऑप्टिकल इल्यूशन होता है, ठीक है, वो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। एंड जैसे कि आपका रेगिस्तान, ठीक है, रेगिस्तान में जो लोग
छलावा देखते हैं ना कि वहाँ पे दूर किसी जगह पे पानी है, शायद वहाँ पे पानी उन लोगों को देखने को मिलता है, फिर वो लोग वहाँ पे भाग के जाता है एंड वहाँ पे जाने के बाद देखता है कि वहाँ पे एक्चुअली पानी नहीं है। उन लोगों को फिर वहाँ पे दिखेगा कि और दूर पे पानी है, एक्चुअली पानी कहीं पे भी नहीं होता है, वो एक छलावा होता है, ठीक है, वो एक छलावा होता है। वो किस लिए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, उसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो आप लोग जो है पूरा वीडियो को देखते रहिए। एंड दुख की बात तो ये है दोस्तों कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों का जो रेस्पॉन्स था बहुत ही ख़राब था रेस्पॉन्स। ओके, आप लोगों में से बहुत लोगों ने क्लास को पूरा देखा ही नहीं, ओके, सिर्फ स्टार्ट करके छोड़ दिया। तो ऐसा होने से कैसे चलेगा? मुझे पता चलता है कि आप लोग कितने लोग देखते हैं क्लास, ठीक है, मुझे पता चलता है। आप लोग अगर क्लास को पूरा नहीं देखेंगे तो मुझे पता चल जाता है एंड उससे मेरा जो एनर्जी है वो ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं पूरा क्लास, तो मैं कैसे दूसरा क्लास बनाऊं फिर? आप लोग अगर क्लास को देखेंगे, लाइक करेंगे, अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, अच्छा नहीं लगा तो अल्टीमेटली आप एटलीस्ट आप कमेंट कीजिए कि सर ऐसे कराइए, वैसे कराइए, ये कराइए, वो कराइए, ठीक है। तो मुझे इससे क्या होगा? एनर्जी मिलेगा कि हाँ तुम लोग सच में देख रहे हो, ठीक है। ओके, तो फिर मैं आगे कराने की जो है कोशिश करूँगा। ओके, चलो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? द फेनोमेनन इन व्हिच अ रे ऑफ लाइट ये थोड़ा सा लंबा होगा। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग a ray of light traveling at an angle of incidence greater than the critical angle from denser medium to a rarer medium ठीक है। तो जो आपका लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जाएगा, ट्रैवल करेगा, लेकिन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, ठीक है। देन क्या होगा? इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है, रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, ठीक है, इनटू द डेंसर मीडियम इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए फटाफट से। The phenomenon in which a ray of light traveling at an angle of incidence greater than the critical angle from denser medium to a rarer medium is totally reflected back into the denser medium is called total internal reflection। अगर कोई लाइट रे, चलो इसको मैं समझा देता हूँ, अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, एंड उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा? जो लाइट रे है वो टोटली आपका डेंसर मीडियम पे रिफ्लेक्टेड हो जाता है, वापस चला जाता है आपका डेंसर मीडियम पे, ठीक है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आप डेफिनेशन को पढ़िए, यहाँ पे आपको दो कंडीशन मिल जाएगा। पहला कंडीशन मैंने क्या बताया था कि लाइट रे जो है वो आपका डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जाएगा, तभी चांस है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, तभी चांस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। एंड दूसरा कंडीशन ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज आपका क्या
क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे अगर इंसिडेंस होगा डेंसर मीडियम पे, तभी जाके लाइट जो है वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सर? सर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? अभी लिखेंगे नेसेसरी कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन। चलो, तो ये मैंने लिख दिया सर। अब आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे लिखेंगे द लाइट रे should be travel from denser medium to rarer medium। ठीक है, द फर्स्ट कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये नेसेसरी कंडीशन है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये कंडीशन अगर नहीं हुआ, तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है सर, ओके। चलो, तो नेक्स्ट जो है आपका द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखना होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई थिंक आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हैंड राइटिंग में थोड़ा सा सुधार आया है, तो मैंने बहुत प्रैक्टिस किया इसको सुधार लाने के लिए। पहले मैं क्या लिखता था? पहले मैं वो आपका एकदम उसको कुछ इस तरह से लिखता था। ठीक है, मैं सारे लेटर्स को जो है कनेक्ट कर देता था। ठीक है, लेकिन अब मैं सारे लेटर्स को जो है अलग अलग से लिख रहा हूँ। दैट इज़ वाई आप लोगों को शायद समझने में आसानी होगी। ओके, चलो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस in the denser medium the angle of incidence in the denser medium must be larger than the must be जरूरी है। ठीक है, must be larger than the क्रिटिकल एंगल। ठीक है, मस्ट बी लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ टू मीडियम। ठीक है, ओके। तो ये दो कंडीशन है। दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई, अदरवाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल नॉट हैपन। ठीक है, इन दो कंडीशन के अलावा क्या होगा? इन दो कंडीशन को अगर सेटिस्फाई नहीं करा जाएगा, तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, दो कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, इसको पूछा जाता है। ठीक है, इसका अगर डेफिनेशन पूछा ना भी जाए, लेकिन नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। ओके, चलो, तो नाउ हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग देखेंगे सर कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के क्लास में पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड आज जो हम लोग क्रिटिकल एंगल पढ़े हैं। ठीक है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है सर? ठीक है सर, अभी आप लोगों को बताएगा कि ये जो क्रिटिकल एंगल है एंड जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। इस रिलेशन को आप लोग अभी याद रखेंगे। ठीक है, चलो, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्लासेस पे रिस्पॉन्स कीजिए। ओके, एंड क्लासेस को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि मेरे को सपोर्ट मिले एंड मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा कर पाऊँ। करने की तो बहुत इच्छा है मेरे में कि मैं आप लोगों को जो है पूरा सिलेबस ख़त्म कराऊँ, सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस ख़त्म कराऊँ। लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स जो है ना, कभी कभी मुझे निराश कर देता है। ओके, कभी कभी मैं आप लोगों के रिस्पॉन्स के लिए डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि भाई बच्चे तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे ठीक ठाक, तो क्या कराऊँ। और ओके, अगर आप लोग रिस्पॉन्स ठीक ठाक करेंगे, क्लासेस को शेयर करेंगे, ओके, क्लासेस में क्राउड आएगा, क्लासेस में व्यूज़ आएगा, लाइक्स आएगा, तभी जाके ना मैं मोटिवेट होऊंगा।
ठीक है। तो ये ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। मैं अगर आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो आप लोग को क्या करना है, सिर्फ अपने क्लासमेट्स के वहाँ पे शेयर करना है। ओके, क्लास देख रहे हैं तो क्लास को लाइक कीजिए करें, कमेंट कीजिए करें क्लासेस में कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। चलो अभी हम लोग क्या करने वाले थे सर, अभी हम लोग देखने वाले थे रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्या, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो अभी क्या है कि अभी हम लोग डायरेक्ट कंडीशन को चले आते हैं। तो हम लोग देखे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कहाँ से डिराइव किए हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, स्नेल्स लॉ को याद रखिएगा, ऑलवेज स्नेल्स लॉ को याद रखिएगा। स्नेल्स लॉ ये कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कंस्टेंट। इस कंस्टेंट को हम लोगों ने क्या लिए थे, म्यू लिए थे। ओके, तो यहाँ पे ऐसे μ12 लिखते हैं। μ12 क्या है, ये हम लोग मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। मतलब लाइट जो है मीडियम 2 से 1 की तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने 1μ2 लिखा है। अगर लाइट 1 मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाता तो हम लोग क्या लिखते, 2μ1, ठीक है। ओके, लाइट जो है जिस मीडियम से जाएगा दूसरे मीडियम पे उसको पीछे लिखना है, एंड जिस मीडियम पे जाएगा उस मीडियम को आगे लिखना है, ठीक है। ओके, तो मतलब लाइट यहाँ जो है 2 मीडियम से 1 मीडियम पे जा रहा है, ऐसे जो है जा रहा है, ठीक है। इस बात को हम लोगों ने ऐसे लिखे हैं। एंड इसको हम लोग ऐसे पलट के भी लिख सकते हैं, इसको पलट देंगे तो क्या होगा, 2 1 हो जाएगा। ओके, 2μ1 हो जाएगा। इसको हम लोग इन्वर्सली ऐसे लिख सकते हैं। एंड इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोगों ने देखा था कि हम लोग इसी को लिख सकते हैं कि हम लोग इसी को ऐसे लिख सकते हैं μ2 अपन μ1, ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। ओके, तो अभी हम लोग क्रिटिकल एंगल के कंसेप्ट पे चले आते हैं। व्हेन, जब क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल का इक्वल हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, ये कंडीशन है हमारा। क्रिटिकल एंगल का कंडीशन क्या है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल है तो फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हुआ, है कि नहीं। हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल में तो यही सीखा ना। तो अभी हम लोग आई का वैल्यू लगा देंगे साइन IC, एंड साइन R का वैल्यू क्या है, 90 हो गया है, तो इधर हम लोग लिखेंगे 1μ2, ठीक है। ऐसा हम लोग लिख रहे हैं। एंड साइन 90 का वैल्यू क्या है दोस्तों, आप लोगों को शायद याद होगा। साइन 90 का वैल्यू क्या है, आप लोगों को शायद याद होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे ये लिख देते हैं μ2, ठीक है। तो साइन 90 का वैल्यू है 1, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2μ1 इज इक्वल टू साइन IC। अच्छा, C को नीचे लिखना है साइन IC। ओके, साइन IC, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया है। ओके, साइन IC, सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किए हैं, देखो इसका वैल्यू 1 हो रहा है ना, तो ये 1 1 1 हो जाएगा, यानी ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं साइन IC अपन 1 इज इक्वल टू 1/2μ1। ओके, एंड यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं 2μ1 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/sin IC, ये नीचे चला जाएगा। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द रिलेशन। ओके, ये है रिलेशन। अभी इस रिलेशन को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, हम लोग मीडियम नंबर 1 को, जो रेयरर मीडियम है, ठीक है, जो आपका मीडियम नंबर 1 या फिर मीडियम नंबर 2 को मान लीजिए, मीडियम नंबर 2, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या समझ सकते हैं कि जो लाइट है, देखो लाइट जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ऐसे लाइट है, मीडियम नंबर 1 से जो है 2 पे जा रहा है। तो मीडियम नंबर 1 हम लोगों ने किसको माने हैं, इधर माने हैं डेंस मीडियम, एंड मीडियम नंबर 2 है रेयर मीडियम, ठीक है। एंड लाइट जो है यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, लाइट जो है ऐसे जा रहा है, मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 पे जा रहा है। ओके, तो मीडियम नंबर 2 को अगर हम लोग मान लेते हैं एयर, तो इसका म्यू क्या हो जाएगा, इसका म्यू हो जाएगा 1। ओके, क्योंकि ये μ2 है, ये मीडियम नंबर 2 है, तो μ2 इज इक्वल टू 1। तो
if we take rarer medium as air, then क्या होगा, μ2 इजिकल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, μ2 इजिकल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, इसी को अब थोड़ा सा हम लोग करेंगे, इसी को हम लोग क्या करेंगे, μ1 बाई μ2 लिखेंगे इजिकल टू 1 बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, साइन IC, ठीक है, ओके। इसको हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया है, क्योंकि ये पीछे वाला है तो पीछे वाला ऊपर रहेगा, नीचे, एंड ये तो आपका 1 हो गया ना, ईयर 1 हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, अल्टीमेटली हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया क्या, म्यू इजिकल टू 1 बाई साइन IC, या फिर इसको सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस ही रखने देते हैं, ठीक है। अगर रेयर मीडियम एयर है तो फिर ये वाला इक्वेशन हमारे पास आ गया है। अगर दो मीडियम दिया गया है आपको, मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2, मीडियम नंबर 1 है डेंसर, मीडियम नंबर 2 है रेयरर, कोई भी मीडियम दिया गया है आपको, तो आप ये वाला रिलेशन यूज़ कीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको मीडियम नंबर 2 रेयर मीडियम एयर दिया गया है, हवा दिया गया है, तो फिर ये वाला आपका रिलेशन काम पे आएगा, ठीक है दोस्तों। चलो, तो ये था हमारा किसका कंसेप्ट, ये था हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ये है आपका क्रिटिकल एंगल IC, ओके, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ को समझ सकते हैं डेफिनेटली कि देखो, ये जो क्रिटिकल एंगल है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, ये एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। देखो ये ऑपोजिट 1 बाई रिलेशन पे है ना, तो फिर इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एंड क्रिटिकल एंगल है, ये एक दूसरे के साथ इन्वर्स है, ठीक है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। चलो अभी देख लेते हैं कुछ मीडियम के लिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल का वैल्यू, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कुछ मीडियम, दिस इज मीडियम, ओके, एंड यहाँ पे लूँगा मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड इधर लूँगा मैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल, ओके, ठीक है। तो पहले हम लोग लेंगे मीडियम वाटर। ये कौन सा मीडियम ले रहे हैं दोस्तों, ये हम लोग ले रहे हैं आपका डेंसर मीडियम, एंड जो रेयर मीडियम है वो एयर ले रहे हैं, ठीक है। रेयर मीडियम क्या है, एयर है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका 1.33, म्यू का वैल्यू क्या है, म्यू का वैल्यू है 1.33, ओके। वहीं पे क्रिटिकल एंगल का वैल्यू है आपका 48.75 डिग्री, ठीक है। अभी लेंगे हम लोग क्राउन ग्लास का। क्राउन एक तरह का ग्लास होता है, ठीक है, बहुत अच्छा ग्लास है ये, एक कांच होता है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का क्राउन ग्लास। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ गया है, तो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा है तो क्रिटिकल एंगल आपका घटेगा, वो होगा 41.14 डिग्री, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया है, तो वो जो क्रिटिकल एंगल है वो आपका घट गया है, ओके। अभी हम लोग लेंगे फ्लिंट ग्लास, ये इससे थोड़ा सा लो क्वालिटी का है, ओके, इससे थोड़ा सा ही लो क्वालिटी का है, एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.65, तो ये और भी ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये आपका घट जाएगा। तो ये हुआ है आपका 37.31 डिग्री, ठीक है, ये घट गया है और ये घट गया है। अभी हम लोग लेंगे डायमंड। 2.42, ठीक है, और भी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया है, तो ये आपका और भी ज़्यादा घट गया है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा रिलेशन है। रिलेशन कैसा निकाले थे हम लोगों ने, म्यू इजिकल टू 1 बाई साइन I, ओके, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन में शॉर्ट करके आपको लिखा देता हूँ, आप किताब से भी लिख सकते हैं अगर लार्जली लिखना चाहते हैं तो, या फिर उतना आपको पूछा नहीं जाएगा, ज़्यादा मार्क्स का जो है पूछा नहीं जाएगा कि आपको 5 मार्क का सिर्फ एप्लीकेशन ही पूछ लिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि पूरा सवाल का जो मार्क है वो आपका 8 या फिर 10 होने वाला है,
ठीक है, 8 या फिर 10 होने वाला है। एंड उसी के बीच में 2-3 सवाल रहेगा, ठीक है, ब्रेकिंग सवाल बोले तो ब्रेक करके आपको मार्क जो है दिया जाएगा। जैसे आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया ना, एक सेमेस्टर का तो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, तो आप लोगों को पता है, मान लो जी ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसका मार्क्स है 8 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे सवाल पूछा गया है 1 + 3 + 2, ठीक है, +1 + 1, ऐसे बहुत सारे सवाल इसी के अंदर आपको छोटे छोटे सवाल पूछ लिया गया है। या फिर आपको ऐसे आपका एक आप न्यूमेरिकल दे दिया, ठीक है, एंड ये ऐसा दे दिया, ऐसे भी दे सकता है। ओके, पूरा आपको एक लंबा ज़्यादा मार्क का नहीं देगा। 4 या 5 मार्क जो होता है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए होता है, ठीक है, एंड 5 मार्क मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए होता है। थियोरेटिकल प्रॉब्लम के लिए, थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स नहीं देता है, ठीक है। तो हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये लास्ट हो गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट वन इज़ हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं इसको प्रिज्म पे, ठीक है। बहुत सारे प्रिज्म जो है बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है। तो रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बनाने के लिए रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स, ओके, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में हम लोग जो है इसको यूज़ करते हैं। द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड फॉर मेकिंग रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो ये जो कंसेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आपका रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में काम पे लगाया जाता है, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद पेरिस्कोप में दिस कंसेप्ट, दिस phenomenon is used in making पेरिस्कोप, ठीक है, इसको पेरिस्कोप में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन आपका प्रिज्मेटिक जो बाइनोकुलर्स होता है, मतलब बाइनोकुलर्स तो देखा होगा ना आप लोग, दूरबीन जो होता है ना, वहाँ पे जो प्रिज्मेटिक होता है, जिस बाइनोकुलर में प्रिज्म यूज़ किया जाता है उसमें ये वाला प्रिज्म यूज़ किया जाता है, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। वो इसको बनाने के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया जाता है, कौन सा प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड और एक एग्जांपल, डायमंड को जब हम लोग काटते हैं, ठीक है, डायमंड का जो शेप है उसको इस तरह से उसको काटा जाता है ताकि उसमें अगर लाइट घुसे तो उसके अंदर बहुत बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, ताकि वो चमके, ठीक है। जैसे कि डायमंड का शेप आप लोगों ने देखा होगा, दिस इज़ लाइक, इस तरह होता है डायमंड का शेप, ठीक है। मैं ये 2D शेप दिखा रहा हूँ आपको, चलो ये तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ऐसा होता है कुछ डायमंड का शेप, ओके, ये डायमंड का शेप होता है क्राउन के जैसा, ठीक है। तो इसको इस तरह से कट किया जाता है, इसका जो सरफेसेस है उसको इस तरह से कट किया जाता है ताकि लाइट अगर इसके भीतर घुसे, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत बार ये जो है ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद ये किसी एक साइड से निकल जाएगा, ठीक है। निकलने से पहले बहुत बार वो रिफ्लेक्शन होगा, इसी के अंदर बहुत बार वो घूमेगा, ठीक है, ताकि ये आपका क्या हो, चमके, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा डायमंड जो है थोड़ा सा लाइट में भी वो चमकने लगता है। वो क्यों लगता है चमकने, वो क्यों इतना चमकता है, बिकॉज इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत बार होता है, ओके, बहुत बार होता है, तभी जाके इसके अंदर इतना चमक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस फेनोमिनन या फिर दिस प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, अच्छा चलो, द प्रिंसिपल ऑफ TIR, total internal reflection, is used to cut the surfaces of diamond so that ये क्या होगा, ये आपका so that it has high brilliance बोले तो चमकना, ठीक है। इस तरह से इस प्रिंसिपल को, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो प्रिंसिपल है, इसको
डायमंड के सरफेस को कट करने में यूज़ किया जाता है ताकि डायमंड का जो चमकना है वो ज़्यादा रहे, ठीक है, डायमंड जो है ज़्यादा चमके, ठीक है। उसके बाद TIR concept is used in making ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? एक आपका फाइबर होता है, एक फाइबर बोले तो ये थ्रेड लाइक धागा होता है, ठीक है, एक धागा की तरह होता है, बहुत ही पतला धागा होता है जिसके थ्रू लाइट को पास किया जाता है। फिलहाल हम लोग ऑप्टिकल फाइबर को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ऑप्टिकल फाइबर आपके सिलेबस में है तो इसका हमें वर्किंग प्रिंसिपल देखना होगा, इसका स्ट्रक्चर देखना होगा, कैसे कैसे काम करता है, इसके भीतर कैसे आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसका क्या क्या यूजेस है, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल आप लोग ये जान के रखिए जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो ऑप्टिकल फाइबर बनाने के लिए उस कंसेप्ट को यूज़ किया गया है। ओके, दिस आर द एप्लीकेशन। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत आप एप्लीकेशन खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर सर्च मारेंगे थोड़ा सा अगर सर्च मारेंगे गूगल पे या फिर किताब को अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। मैंने सिर्फ बेसिक से एप्लीकेशंस आप लोगों को बताए हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट को समझाने के लिए जस्ट मैंने कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे बताए हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, चलो तो बात यही है, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए, थोड़ा सा क्लासेस को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है हम लोगों के साथ जुड़ सके। एंड आप लोग जितना जुड़ेंगे हम लोगों के साथ, ठीक है, मेरे साथ जितना जुड़ेंगे एंड आप लोगों का सपोर्ट जितना अच्छा रहेगा तो मैं आप लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा जल्दी कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा। एंड मेरा कोशिश है कि आपका जो इवेंट सेमेस्टर है वो लगभग जनवरी में होने वाला है, ठीक है, जनवरी में होने वाला है 2022 में। तो हमारे पास अभी भी 2 महीने का टाइम है, नवंबर दिसंबर। तो मैं इस 2 महीने में अगर आप लोगों का सपोर्ट ठीक ठाक रहा, ठीक है, आप लोग अगर ठीक ठाक सपोर्ट करेंगे तो अप्लाई फिजिक्स 2 ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ FEEE भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। एंड IT भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। मतलब ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो ऑलरेडी आपका कंप्लीट होने की जगह पे है, मतलब वो एक ही चैप्टर रह गया है। तो ये चारों सब्जेक्ट जो है आपका कंप्लीट हो रहा है 2 महीने के अंदर, ठीक है। एंड रह गया सिर्फ मैथमेटिक्स। ओके, मैथमेटिक्स अगर हमारे पास ये चारों सब्जेक्ट के बाद टाइम रहता है तो मैथमेटिक्स को भी मैं जल्दी ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैथ जो रह गया है वो हम लोग आखिर में करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग क्लासेस को जल्दी करें, क्योंकि लास्ट क्लास जो था बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स था आप लोगों का। ओके, ठीक है ना, तो आप लोगों ने देखा ही नहीं, 60 व्यूज़ आ गया है, लेकिन बट जो वॉच आवर है, जो टाइम है, आप लोगों ने सिर्फ 60 मिनट ही देखा। तो 60 लोग मिलके 60 मिनट देखा, मतलब एक लोग कितने देखे, सिर्फ 1 ही मिनट करके देखे, वीडियो को ऑन किया बस बंद किया, वीडियो को ऑन किया स्किप कर गए। तो ऐसा क्यों होता है? आप लोगों का सीखने का मन नहीं है क्या? थोड़ा सा सीखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अभी अगर थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपका रिजल्ट जो है अच्छा आएगा। रिजल्ट अच्छा आएगा तो आप लोगों को बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, बड़े कंपनीज में आपको जॉब मिलने के चांसेस है, क्योंकि कैंपसिंग जब होगा तो आपका रिजल्ट भी तो देखा जाएगा ना कि आपके रिजल्ट कितना आया है, आपका मार्क्स भी देखा जाएगा। और कंपनीज़ की बात करें तो आपका मार्क्स डेफिनेटली देखा जाता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आपको वहाँ पे नॉलेज का जो प्रदर्शन है आपको दिखाना होता है कि मेरे पास कितना नॉलेज है। हाँ, इतना नॉलेज है, मैं अगर अच्छा वहाँ पे लिख पाता हूँ, अच्छा कर पाता हूँ तो भी मेरा क्या है, तो ही जाके मेरा जॉब सिलेक्शन होगा, ठीक है, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन कंपनी में आपका तो मार्क डेफिनेटली देखा जाएगा, आपका मार्कशीट भी देखा जाएगा। ओके, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अभी टाइम देना होगा अगर आप लोग अपना फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हैं। नॉलेज को थोड़ा सा गेन कीजिए, ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, नॉलेज को गेन कीजिए। चलो, और ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगा, ठीक है, जिसको समझना है वो इसी कम बातों में ही समझ जाते हैं। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, ऐसा बात है ना, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये यहाँ तक एंड करता हूँ इस क्लास को, एंड मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक इस क्लास में आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा हो, मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्लास में रिस्पॉन्स करेंगे। अब से जो है क्लासेस, बाकी क्लासेस में रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। ये उम्मीद के साथ मैं इस क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड अपना स्टडी बराबर करते रहना। एंड थैंक यू वेरी मच।